दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर देश में एक ऐसा राज्य था जो दूर दूर तक अपने वैभव, शांति और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। पर उस राज्य की दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो ना जाने कितनों की किस्मत का रुख बदल सकता था। उस राज्य में राजा विक्रम और रानी सौम्या राज करते थे। एक दिन महल के प्रांगण में राजा विक्रम धीरे धीरे टहलते हुए अपनी रानी से कहते हैं, रानी सौम्या, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी बेटी की मुस्कान के पीछे कोई छुपा हुआ दर्द है? वो हंसती तो है, पर हमें ऐसा लगता है जैसे उसकी वो हंसी दिल से नहीं निकलती। रानी सौम्या गंभीर स्वर में कहती है, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना। अन्विता बचपन से ही कुछ अलग सी रही है। कभी कभी रात के समय भी उसकी खिड़की से कोई रोशनी बाहर आती रहती है, जैसे वो चांदनी में कुछ ढूंढ रही हो या कुछ छुपा रही हो। राजा विक्रम चिंतित स्वर में कहते हैं, मैं भी सोचता हूं कि उसमें जरूर कुछ रहस्य है। पर क्या? राजा विक्रम ने पूछा, वो तो हमसे कुछ नहीं कहती। कभी शादी की बात करो तो विषय बदल देती है। क्या वो किसी को पसंद करती है या क्या वह किसी डर में जी रही है? हाँ महाराज, रानी सौम्या कहती है, हमने हमेशा उसे खुला आसमान दिया, फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे वो एक अदृश्य पिंजरे में बंद है। राजा और रानी दोनों ही नहीं जानते थे कि जिस दिन उनकी बेटी पैदा हुई थी उसी दिन एक जादूगरनी ने उस पर एक श्राप डाला था। श्राप यह था कि जब भी वो चांद की रोशनी में जाएगी तो उसके पंख निकल आया करेंगे और वो एक पक्षी बन जाया करेगी। ये श्राप बिना किसी चेतावनी के हर रात उसके साथ हो जाता था। बेचारी राजकुमारी को तो यह भी नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस श्राप को तोड़ने का तरीका भी बेहद विचित्र था। और वो तरीका यह था कि यदि कोई भी राजकुमार उसे इंसानी रूप में अपने तीर से घायल कर दे तो उसका यह श्राप टूट जाएगा। पर राजकुमारी अन्विता इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जो कोई भी उसका चेहरा देखता वो तीर चलाना तो दूर, लड़ाई का विचार तक भूल जाता। इसीलिए इस श्राप का टूटना लगभग असंभव था। एक रात राजकुमारी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी चांद को निहार रही थी। वो धीमी आवाज में कहती है, चांद, क्या तू भी मेरी ही तरह किसी श्राप में है जो हर रात सबका साथ देता है? पर तू खुद कितना अकेला है, वैसे ही मैं भी बिल्कुल अकेली हूं। मुझे समझ नहीं आता मैं हर रात कुछ और क्यों बन जाती हूं। कभी मेरे पंख लग जाते हैं तो कभी मेरी यादें ही गायब हो जाती है। अब तो मैं खुद से डरने लगी हूं। राजकुमारी जानवरों से बेहद प्यार करती थी, फिर चाहे वो कोई घायल पक्षी हो या कोई भूखा कुत्ता या फिर डरा हुआ कोई खरगोश, वो सबका इलाज करती, उन्हें प्यार से सहलाती। उसके दयालु स्वभाव को देखकर महल के लोग कहते कि राजकुमारी अन्विता के अच्छे कर्म कभी ना कभी उनके जीवन का भाग्य अवश्य बदल देंगे। एक रात राजकुमारी के स्वप्न में उसी जादूगरनी की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, राजकुमारी अन्विता, पिछले जन्म में तेरी सुंदरता ने मेरा अपमान किया था, इसलिए मैंने तुझे शापित करके तेरी सुंदरता में जंग के साथ ही ग्रहण लगा दिया। परंतु हर श्राप की एक चाबी होती है। जिस दिन एक नेक दिल राजकुमार तेरी सुंदरता पर मोहित हुए बिना तुझ पर तीर चलाएगा, उस दिन मेरा दिया हुआ यह श्राप टूट जाएगा। अन्विता चौंकते हुए स्वप्न से जागती है और तेज सांसों से हांफती हुई कहती है, क्या यह कोई चेतावनी थी या फिर मेरे जीवन की सच्चाई? किसी दूसरे राज्य में आरव नाम का एक वीर और सच्चा राजकुमार था। आरव को दौलत और महलों की परवाह नहीं थी, वो सच्चे दिल का साथी चाहता था। आरव अपने घोड़े से उतरते हुए सोचता है, हर कोई सिर्फ नाम और ओहदे से प्रेम करता है, पर मैं चाहता हूं कोई मुझे मेरे दिल से पहचाने, ना कि राजसी वस्त्रों से। इसीलिए मैं साधारण वेश में इस राज्य में आया हूं। शायद किस्मत मुझे मेरी मंजिल दिखा दे। राजकुमार आरव
एक नए राज्य के बाजार में पहुंचते हैं। वहां उन्हें भीड़, गाड़ियों की खड़खड़ाहट और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। तभी एक फल वाला भी जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल ताजे आम है मेहरबान। आज के आम इतने मीठे हैं कि जुबान पर ठहर जाए। संयोग से उसी दिन राजकुमारी अन्विता भी भेष बदलकर उसी बाजार में घूमने आई होती है। अन्विता अपने नकाब में से हंसते हुए कहती है, 1 किलो आम दे दो भैया, पर जरा ठीक से तौलना। जब राजकुमारी अन्विता एक आम को अपने हाथ में लेकर परख रही थी, तब अचानक उनके हाथ से वो आम फिसल के जमीन पर गिरने लगता है। पास में खड़े राजकुमार आरव ने यह देखा और तेज रफ्तार से उस आम को पकड़कर संभाल लिया और अन्विता को पकड़ाते हुए कहा, यह फल आपके पांव के नीचे आ जाता, पर इसके पहले ही मैंने इसे पकड़ लिया। अन्विता चकित होकर आरव की तरफ देखकर कहती है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी पकड़ देखकर लगता है जैसे आप कोई योद्धा हो। आरव हंसते हुए कहता है, बस थोड़ा सा अभ्यास है, कुछ साल जंगलों में तीर कमान चलाया है। तभी अन्विता को आरव के माथे पर एक राजसी चिन्ह दिखता है। उस राज चिन्ह पर नजरें टिकाए अन्विता अपने मन में सोचती है, ये तो राज चिन्ह है। अच्छा, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। अन्विता अपना नकाब ठीक करते हुए कहती है, मैं महल की एक साधारण सी दासी हूं, किंतु शौकियाना तौर पर थोड़ी तीरंदाजी भी कर लेती हूं। अगर आप मेरे साथ बाग में चले तो फूलों के साथ आपको अपनी तीरंदाजी भी दिखाना चाहूंगी। आरव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर फूलों के साथ तीर भी मिले तब तो वो और भी रोचक अनुभव होगा। राजकुमारी के निमंत्रण के बाद आरव बाग में पहुंचता है। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज के संगी में अन्विता धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहती है, आपको यह बाग कैसा लगा राजकुमार? आरव चारों ओर देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल, ये जगह तो किसी सपने जैसी है, पर यहां सबसे सुंदर चीज ये फूल नहीं है। अन्विता थोड़ा झेंपते हुए कहती है, आप मेरी बात कर रहे हैं? आरव मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हां, या फिर उस रहस्य की जो आपकी आंखों में हर पल तैरता रहता है। अन्विता थोड़ी गंभीरता से कहती है, पर कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें बताना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जब उन्हें शब्दों में बुनो तो वे टूट जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढल जाती है, आकाश गुलाबी हो जाता है। राजकुमार आरव अन्विता से कहता है, आपकी बातें किसी कविता की तरह लगती है। हर वाक्य में कोई छुपा हुआ दर्द या कोई छुपी हुई कहानी है। अगर आप मुझसे कहें तो मैं सुनने को तैयार हूं। अन्विता कुछ याद करते हुए धीरे से बोलती है, मैं हमेशा से महसूस करती आई हूं कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं। मेरे साथ कुछ ऐसा है जिसे ना मैं समझती हूं ना कोई और। मेरे साथ हर रात कुछ ऐसा होता है जिसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती, और हर सुबह जब मैं जागती हूं तो लगता है जैसे कोई सपना टूटा हो। आरव संवेदनशील स्वर में कहता है, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा जुड़ जाता है जिसे हम समझ नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। शायद आप उसी दौर से गुजर रही है। अन्विता तेज सांस लेकर कहती है, हो सकता है, पर मैं चाहती हूं कि आप मेरी तीरंदाजी का एक खेल जरूर देखें। आरव कहता है, चलिए देखता हूं आपकी तीरंदाजी की कला। फिर दोनों अभ्यास के मैदान में पहुंचते हैं। अन्विता बिल्कुल नए स्वर में निशाना साधते हुए कहती है, आप उस झाड़ी के पास देखिए, वहां एक नन्हा सा खरगोश छिपा है। आरव चौंकते हुए कहता है, हां, दिख रहा है, पर क्या आप उस पर तीर चलाएंगी? आपके बारे में तो सुना है कि आप जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। आपने घायल पक्षियों को अपने तकिए पर सुलाया है। अन्विता आंखें बड़ी करके कहती है, हां, पर अब मैं वैसी नहीं रही। शायद मैं बदल रही हूं, या शायद कोई और मुझ में उतर आया है। राजकुमार आरव की आंखों में चिंता की लहर दौड़ जाती है। आरव धीरे धीरे चिंतित स्वर में कहता है, नहीं, ये आप नहीं हो सकती। आपकी आवाज में अब वो करुणा नहीं रही जो मैंने कुछ देर पहले महसूस की थी। कुछ है जो इस पल को तोड़ रहा है। क्या आप समझ नहीं रही?
अन्विता कठोर स्वर में कहती है, अब मैं कोई सवाल नहीं चाहती, बस तीर चलाना चाहती हूं। जैसे ही अन्विता तीर खींचती है, आरव अपने हाथ में धनुष लेकर दौड़ पड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, रुको, तीर मत चलाओ। इस बहस में दो तीर एक साथ छूटते हैं, एक अन्विता के हाथ से और एक आरव के हाथ से। आरव का तीर हवा में उड़ता हुआ अन्विता के तीर से टकराता है। धातु की चिंगारियां उड़ती है। आरव का तीर घूमते हुए वापस आता है और सीधे अन्विता की दाहिनी बाह को छूता है। अन्विता दर्द से कराह उठती है। कुछ पल के लिए चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और इस चांदनी में अन्विता का चेहरा चमक उठा। उसके शरीर से जैसे एक अदृश्य परत हट गई थी। उसका पक्षी रूप, जो चांदनी की रोशनी में हर रात उसे कैद करता था, वो मानो उस दिन टूट गया था। अन्विता हैरान होकर धीरे से बोलती है, मैंने ऐसा हल्कापन पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा ने पहली बार सांस ली हो। आरव भागकर उसके पास आता है। अरे, तुम्हें तो चोट लगी है, हाथ से खून बह रहा है। ध्यान में खोई हुई अन्विता कहती है, नहीं, ये चोट नहीं, बल्कि किसी श्राप की मुक्ति है। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। आरव घबराई आवाज में कहता है, मैंने तो सिर्फ एक जानवर को बचाने की कोशिश की थी। अन्विता गहराई से कहती है, नहीं आरव, तुमने मुझे बचाया है। तुमने मुझे मेरी ही छाया से आजाद किया है। ये तीर वही था जिसका सपना मैंने देखा था। आरव आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या मतलब? क्या तुम कोई राजकुमारी हो? अन्विता धीरे से मुस्कुराकर कहती है, हां, राजकुमारी अन्विता हूं मैं, जिस पर जम के समय से एक श्राप था कि वो चांद की रोशनी में आते ही एक पक्षी बन जाया करेगी, और ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई राजकुमार उसे इंसान रूप में तीर से घायल करेगा। तब आरव कहता है, और मैंने तुम्हें देखे बिना सिर्फ एक निर्दोष को बचाने के लिए तीर चला दिया। अन्विता कहती है, यही तो वो निस्वार्थ प्रेम है जो मुझे उस श्राप से आजादी दिला गया। उस क्षण दो आत्माएं मिल चुकी थी। राजकुमार आरव और राजकुमारी अन्विता ने न केवल एक दूसरे को जाना, बल्कि एक दूसरे को स्वयं की पहचान भी दी। आरव राजसी भाव से कहता है, जब मैं जान चुका हूं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, क्या मुझे यह अधिकार है कि मैं आपका हाथ मांग सकूं? आंखों में आंसू लिए अन्विता मुस्कुराते हुए कहती है, आरव, आपने जब मुझे नहीं जाना था तब मुझे अपनाया था, और अब जब मैं आपके सामने अपने सबसे सच्चे रूप में खड़ी हूं, तो क्या मैं इनकार कर सकती हूं? और इसी तरह एक रहस्य से भरी कहानी प्रेम, बलिदान और साहस से पूरी हुई। चांद की वो चांदनी जो राजकुमारी अन्विता के लिए कभी अनचाहा बंधन थी, अब वही चांदनी उसके लिए आशीर्वाद बन गई थी। जादूगरनी का श्राप तो टूट चुका था, पर अब जो जुड़ गया था वो था सच्चा प्रेम। दोस्तों, सच में हर श्राप का तोड़ होता है, पर उसे तोड़ने के लिए साहस और सच्चाई की आवश्यकता होती है। कभी कभी एक तीर दो आत्माओं को जीवन भर के लिए जोड़ देता है।